हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मित्रा और आप लोग अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब ठोको यार। प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है, फिर बोर्ड एग्जाम होगा, सब आई प्रॉमिस यू, कसम से हर एक पेपर सेट यूट्यूब पे करा देंगे जहां सर बोर्ड एग्जामिनर बना सकता है, क्योंकि वो गेस्ट पेपर आपको देने वाले हैं जहां सर हर एक क्वेश्चन फंसेगा। लेकिन ये तो वीडियो दे रहे हैं सर, पीडीएफ सर महाभारत बैच में मैंने 7 सेट दिया है फिजिक्स के, कसम से तगड़े वाले हैं। वहीं से सब कुछ है भैया, पीडीएफ तो वहां से देख लेना भैया, एक बार देख लेना। 100 रुपए कुछ है नहीं, उसमें सभी विषय के फिजिक्स केमिस्ट्री मिस्ट्री टपुआ वाले किस पेपर है, यूट्यूब पे देख लो भैया, वहां से एक बार छान लेना पेपर, चले जाना। तगड़ा वाला हो जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 100 रुपए कुछ है नहीं, वो 349 लेके धोखा दे सकते हैं, हम नहीं देंगे रिचार्ज करवा, परेशान मत होना। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए पीडीएफ वीडियो के लिए। चैनल अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज हम लोग ना ये 70 में 70 पूरा जीव विज्ञान का करेजा पेपर सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला चैलेंज, आई प्रॉमिस यू, किताब का कुछ भी नहीं सर, किताब का कोई कंटेंट नहीं, और सबसे सिंपल भाषा में सॉल्व करेंगे। मैं रात दिन मेहनत करके आप लोगों के लिए सॉल्व किया हूँ सर, रात दिन मेहनत करके ये शिवम आपके लिए सॉल्व किया, क्योंकि आप ही सब कुछ है भैया, प्राणदाता अन्नदाता सब आप ही हैं। कुछ भी करिए, और आपके लिए शिवम हमेशा हाजिर था, हाजिर है, हाजिर रहेगा। तोड़ेंगे इस बार तगड़ा वाला है नहीं पेपर में, एकदम तगड़ा वाला सर जी। 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम मिलने वाला है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के रहेंगे। एक बात ध्यान देना, जो भी मैं पढ़ाऊंगा सबसे सिंपल भाषा पढ़ाऊंगा, सबसे सरल भाषा में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है एकदम तगड़ा वाला यार सर। किताबिया अगर देखते हैं ना, लंबा चौड़ा गुरुदेव, भाषा छापा हुआ समझ नहीं आ रहा है। सबसे सिंपल भाषा में मेरे साथ याद करो, काम खत्म हुआ। उतना ही करो जितना बोर्ड में लिखना है। बात समझ आ रही ना सर? जो कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा सर, पूरा पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो जो सेट हम करा रहे हैं करते चले जाए। तगड़ा वाला किस वाला सेट है सर जी? एकदम सर, तगड़ा वाला एकदम वायरल वाला है सर। याद रखिएगा, नोट प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा देना। मतलब कि आपको क्या बनाना भैया, ज्यादा ज्यादा चित्र बनाना है। हिंदी में ज्यादा ज्यादा क्या बनाना है आपको, चित्र बनाना है। सॉरी, जीव विज्ञान बायोलॉजी में ज्यादा ज्यादा चित्र बनाना है। और 3 मार्च के दिन आपका सर जी जीव विज्ञान का पेपर है। कब है फिर जवाब? 3 मार्च के दिन। अब 3 मार्च के दिन है, 70 में 70 ठोकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सफिशियंट टाइम है। मतलब कि 24 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम हिंदी है। 25 26 27 28 29 30 31 31, हाँ नहीं भैया, 28 का महीना है, 29 का, 25 26 27 28 1 2, ठीक है ना, मान लीजिए देख लीजिएगा, तब भी 6-7 दिन का आपको टाइम मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। कमेंट बताना भैया कि 28 का या 29 फरवरी कौन सा डेट है, ठीक। और सबसे पहले यहाँ पे सब बहुविकल्पी आएगा, बहुविकल्पी का ज्यादा योगदान नहीं होगा सर, 4 अंकों का रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। बहुविकल्पी को लेकर बहुत परेशान मत होना, जो जो करा दे रहे हैं कर लेना, बाकी आने वाले वीडियोस में बाकी आपको हम करा देंगे, परेशान मत होना। सबसे पहला यहाँ पे है प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कब वाला है? इनमें से कौन पराग कणों में पाए जाते हैं, मतलब कौन पराग कण में पाए जाते हैं, पराग कण में कौन से पाए जाते हैं। देखिएगा 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहला है 2 नर युग्मक, 2 वर्षी कोशिकाएं और एक जनन कोषा, एक जनन कोषा एक नलिका कोषा, एक नलिका कोषा एक नर युग्मक। तो जो सर हमारे परागकण में पाए जाते हैं वो 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। 2 नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं सर? 2 नर युग्मक हमारे परागकण में पाए जाते हैं। परागकण में क्या पाए जाते हैं सर? 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अगला सर यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। सर कोई परागकोश है, उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होगी? तो परागधानियों की संख्या सर 4 होती है। परागकोश कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि द्विपालित होती है। कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं सर जी? परागकोश होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं गुरुदेव? हमारे परागकण होते हैं। द्विपालित मतलब कि, द्विपालित मतलब एक में 2 पालियां होती है। जब इसको काटोगे, ऊपर से काट के देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से परागकण भरे रहेंगे। ध्यान देना, सामने से देखेंगे जब फूल को तो ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्योंकि जब बगल से देखेंगे केवल ये 2 दिखेगा, 2 तो सामने से दिख रहा है, इसके पीछे भी 2 है। समझ में आ रहा है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला लीजिए भैया प्रश्न, क्या यहाँ पे
जव है, जव के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? अगर जव के 200 दाने बनाने हैं तो हमें अर्धसूत्री विभाजन की जो सर आवश्यकता पड़ेगी वो 250 पड़ेगी। कितना पड़ेगी सर? 250 पड़ने वाली है। अगला यहाँ पे जन्मजात उपापचय त्रुटि है। त्रुटि मतलब रोग है, ईरर है, क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है यह जन्मजात उपापचय त्रुटि होता है, जो जन्म से ही होता है। एक रोग होता है जो जन्म के बाद होता है, एक होता है जन्म से ही होता है, तो ये जन्मजात उपापचय त्रुटि है। अगला सर यहाँ पे निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी प्रश्न मतलब सर एक एक नंबर की अति लघु उत्तरी बोलिए। पेपर पे ऊपर डिपेंड करता है भैया, एग्जामिनर जो चाचा होता है ना, कभी कभी निश्चित उत्तरी प्रश्न जोड़ देगा, कभी कभी अति लघु उत्तरी प्रश्न जोड़ देगा। ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कभी भी कुछ भी बना देता है। तो बायोलॉजी में एक एक नंबर वाले कभी कभी वो दो ठो दे देगा निश्चित उत्तरी, जैसे कि आप 2023 वाले जितने पेपर देखेंगे उसमें निश्चित उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन 2024 का देखेंगे उसमें निश्चित उत्तरी था ही नहीं। अब बताइए, कुछ भी मतलब। ठीक, पहला यहाँ पे टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला जो टाइफी होता है यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो टाइफाइड बुखार रोग उत्पन्न करता है। अगला है जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो जो जीवाणु कोशिका होती है इसमें अपूर्ण केंद्रक होता है। कैसा होता है सर जी? अपूर्ण केंद्रक होता है, जिसे आरंभिक केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक, तो जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो जीवाणु कोशिका में अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है। किस प्रकार केंद्रक पाया जाता है भैया? अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, जिसे आरंभिक केंद्रक के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आरंभिक केंद्रक के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या, यहाँ पे गवाला कि मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। अब सर मांसल फल क्या होते हैं? मांसल फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण बीज से कभी नहीं होता, बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से होता है, जैसे कि हमारा फली, ठीक ना, फल भित्ति। जब इन चीजों से होता है तो उसे मांसल फल कहते हैं। जैसे हमारा मांसल फल में सेब, सर क्या है? सेब। सेब जो होता है ये मांसल फल है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी क्या है? एक मांसल फल की उदाहरण होती है। मांसल फल को एक बात ध्यान देना, आभासी फल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी फल कहते हैं। आभासी फल कहते हैं। आभासी को ही मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। मिथ्या फल के भी नाम से जानते हैं। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। जितने भी बायोलॉजी के छात्र हैं, आई प्रॉमिस यू पूरी तैयारी करवा दूंगा तगड़ी वाली, चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा। अगला सर यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या है? पर परागण से लाभ का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भैया पर परागण से क्या क्या लाभ है, संक्षेप में आपको उल्लेख करना है, मतलब बताना है कि सर पर परागण से हमारे क्या क्या लाभ है। भैया चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर जवा चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम तो कहेंगे भैया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू पूरी तैयारी करवा देंगे तगड़ी वाली। एक बार मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी शेयर कर दीजिएगा। 70 में 70 एकदम तगड़ा वाला सर ये पेपर है, पूरा मैं सॉल्व किया हूँ, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न आपका कि पर परागण से लाभ का संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब एक लाइन में देना है। तो पर परागण से अनेक प्रजातियां उत्पत्ति होती है। संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट। क्या होता है सर? शॉर्ट होता है, मतलब छोटा में आपको उत्तर देना है। कोई एक बता दीजिए। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता तप्त स्थल को बोलते हैं सर हॉट स्पॉट। क्या बोलते करेजा? हॉट स्पॉट बोलते हैं। यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है? तो वह स्थान जहां पर जीवों एवं पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजाति पाई जाती है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। वह स्थान जहां जीव पेड़ पौधों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जैव विविधता तप्त स्थल, हॉट स्पॉट बोला जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में करेजा आंसर देंगे। परेशान मत होइएगा, एकदम सिंपल भाषा में तैयारी करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। अति लघुत्तरी प्रश्न सर आपके पेपर में एक एक अंकों का आने वाला है, एक एक अंकों का आपके पेपर में आने वाला है। क्या यहाँ पे तीसरे का पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं? जो सर पराग कोश होते हैं इनमें परागकण पाए जाते हैं, और ये भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो पराग कोश के परागकण टेपीटम से भोजन प्राप्त करते हैं। टेपीज बोलिए या फिर बोलिए टेपीटम, टेपीटम।
कोई दिक्कत नहीं। तो परागकोश के जो परागकण हैं किससे भोजन प्राप्त करते हैं? परागकोश के परागकण टेपिटम से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अगला यहाँ पे लीजिए भैया, ख वाला क्या बोल रहा है? एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी करिए भैया। एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो गर्भवती है, अब उसके पेट में बच्चा है। अब ये देखेंगे कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। हालांकि सरकार इस पे बैन लगाई हुई है और ये कानूनन अपराध है कि आप भ्रूण की जांच कर रहे हैं। जांच का मतलब होता है कि बच्चा है या फिर बच्ची है। बच्चा का मतलब लड़का या लड़की, क्योंकि ऐसा अपने भारत में है कि अगर लड़की पैदा होती है, लड़की है, तो भैया उसको पेट में ही मार दिया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं समझ आता, जो औरत उस बच्चे को जन्म दे रही है वो भी तो एक औरत है यार। औरत औरत को ही आज की दुनिया में सर खा जा रही है। सोचिए, औरत औरत ही भैया चबा डाल रही है एक दूसरे को। बाकी और ही हम क्या बोले, जो संसार का निर्माण करते हैं वही अब उसका विनाश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि माँ भैया वो जन्म देती है। अब माँ को ही नहीं पता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बच्ची है, तो मार दें। क्या यार बात करते हो। ठीक, हालांकि ठीक है भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जांच करने में प्रयोग करते हैं एमनियोसेंटेसिस का। और भ्रूण में कोई रोग तो नहीं है, किसी प्रकार का विकार तो नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो तमाम प्रकार के उसमें रोग होते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज करते हैं। यानी भ्रूण के लिंग तथा भ्रूण के जन्मजात विकारों का पता लगाने की विधि को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय से निकाले गए द्रव की जांच से भ्रूण के विकास और उसकी लिंग का परीक्षण किया जाता है। लिंग मतलब ये लड़का है या फिर लड़की है। अब देखिएगा, जो वहां पे मैं समझाया था सत्य फल असत्य फल, वही यहाँ पे बोला है कि ट्रू फल और फाल्स फल। ट्रू मतलब सत्य फल और फाल्स मतलब असत्य, आभासी फल में अंतर लिखिए। पेपर में एग्जामिनर भैया हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है, और ये पेपर में आया हुआ चेक कर लेना चाहिए। तो ट्रू फल केवल अंडाशय से बनते हैं, जबकि फाल्स फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी भी भाग से बनते हैं। ट्रू फल्स जैसे आम। आम क्या है? ट्रू फल। ट्रू का मतलब होता है सर सत्य फल। क्या? सत्य फल। ठीक, और वहीं पे फाल्स फल। फाल्स फल का मतलब होता है जैसे कि हमारा सेब स्ट्रॉबेरी, इसको क्या बोलते हैं सर? असत्य फल। क्या बोलते हैं सर? असत्य फल के नाम से जानते हैं। एक सत्य फल होता है, एक क्या होता है? असत्य फल होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, असंग जनता को परिभाषित कीजिए। भैया असंग जनता क्या होता है, आपको परिभाषा देना है। यानी कि असंग जनन किसे कहते हैं? तो असंग जनन में बीज निर्माण बिना निषेचन के होता है, और कुछ पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और इसकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन कहा जाता है। अगला यहाँ पे सर अंगा वाला प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुभ्रूणता की परिभाषा लिखिए। बहुभ्रूणता का मतलब होता है, आपने कभी संतरा खाया है? संतरा खाया है? संतरा में देखेंगे तो बहुत ढेर सारे बीज पाए जाते हैं। बीज नहीं होते ढेर सारे अलग अलग, वही क्या होते हैं सर जी? अपना बहुभ्रूणता, यानी बीज में एक से अधिक भ्रूणों के होने की घटना का जवाब बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक, हाँ, महाभारत बैच में जितने भी सेट दिए हैं, ये तैयार कर लेना, एक बार पढ़ के जाना। वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, बट यूट्यूब पे हम आपको क्लास दे रहे हैं, वहां पे आपको पीडीएफ पूरा एकदम पेपर है तगड़ा वाला। ठीक, उसके बाद अति लघु सॉरी लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे पहल चौथा का है, मनुष्य के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाई हुई है, ये बना देना। ये शीर्ष हो गया, ये मध्य भाग हो गया, ये पूछ हो गया। पूछ का काम तैरने में होता है, और ये शीर्ष होता है। शीर्ष में मेन होता है कि जो बीज में भरा होता है, ये गुणसूत्री पदार्थ होता है, और आगे वाले भाग को हम लोग अगर पिंडक बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? ये प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस बोलते हैं, और शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ने का काम ग्रीवा करता है। इस प्रकार से बना देना चित्र। उसके बाद युवा परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आ जाए, या फिर युवा के स्थान पर आ जाए परिपक्व। क्या जाए? परिपक्व। परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र, तो यही आपको वहां पे फिगर के रूप में बना देना है, ये बात याद रखिएगा। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे? परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। सर परिवार नियोजन होता क्या है? हम दो हमारे दो, यानी कि मतलब मान लीजिए एक महिला है एक पुरुष है, दोनों शादी करते हैं भैया, 9 महीने बाद एक बच्चा पैदा होता है, नेक्स्ट 1 साल बाद फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर नेक्स्ट बार
साल बाद एक और, इस प्रकार से वो 10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। परिवार नियोजन नहीं, वो परिवार नियोजन का मतलब एकदम धज्जी बिगाड़ दी है। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि भैया आप सुख खा भोग करो, बट लिमिट में रह के, लिमिट में रह के, मतलब 1-2 बच्चे सफिशिएंट है। सरकार भी कहती है कि भैया 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, निष्कासित कर देंगे, सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली नहीं है। तो जब सरकार खुद ही बैन लगाई है तो भैया काहे के लिए जनसंख्या वृद्धि कर रहे हो भैया, काहे के लिए जनसंख्या वृद्धि कर रहे हो, है नहीं? वही चीजें हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों कर जाए। आप लोग ये जो मुस्कुराते रहते हैं सर, अलग ही लेवल का रहता है। वैसे प्री बोर्ड परीक्षा चालू है ना, मुझे पता है आप लोगों का जवाब, प्री बोर्ड परीक्षा चालू हो गया है और मैं सीरीज जो शुरू छोटा छोटा शुरू किया हूँ, सारे चीजों को अब करते चले जाना, मजा आएगा। ठीक, तो सर परिवार नियोजन क्या होता है, ध्यान देना। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है, यूनिट होता है। मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पे ना, मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होता है, यूनिट होता है, और मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला परिवार नियोजन का है छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब कि अगर हम रहेंगे, हम दो रहेंगे तो ज्यादा चिंता नहीं रहेगा। मान लीजिए एक घर है, अब यहाँ पे ढेर सारी फैमिली रहती है, अब जहाँ पर सर 4 लोगों को खाना होना चाहिए, वहाँ पे 10 लोग रहते हैं, तो खाना बनाने में परेशानी होगी, और खाना ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो यही है छोटा परिवार सुखी परिवार। अगला पालन पोषण का प्रभाव, क्या सर जी, पालन पोषण का प्रभाव, यानी कि इनका प्रचार सरकार ने, मतलब कि ये सब है, ये दो हमारी फिक्टेड है, उसके बाद पॉइंट में लिख सकते हैं इसका प्रचार, यानी कि परिवार नियोजन का प्रचार सरकार ने सभी क्षेत्र जैसे सड़कों, सिनेमाघरों, चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन आदि पर किया, जिससे प्रत्येक परिवार में संतान उत्पत्ति की दर 2 संतान तक सीमित हो सके, मतलब कि भैया हम दो हमारे दो, और कुछ नहीं। ठीक, अगला है डीएनए उंगली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पर एक आपको विवरण देना है, यानी कि टिप्पणी करना है कि सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए उंगली छाप एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके पैतृक संबंधों और उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। वर्ष 1984 में एलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का आविष्कार किया। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लार, बाल, लेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। अब भैया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं सर, 2-3 जगह लिख सकते हैं। पहला, न्यायालयी जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में हेल्प करता है। पैतृक संबंध का पता लगाने में सहायक होता है। विलुप्त होने वाली जंतुओं के संरक्षण में भी क्या करता है, ये सहायक होता है। अगला ख वाला यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक है, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना बताना है। उत्तर लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 55 से 65% आबादी जीविकोपार्जन यानी कि जीविका का पार्जन यानी कि अपने जीवन का जो समय बिताता है वो कृषि पर निर्भर करता है। मतलब 55 से 65% जो आबादी है भारत की अपनी, वो कृषि पर डिपेंड है। जैसे हम लोग भी तो कृषि करते हैं, आपके पिताजी भी कृषि करते हैं, हमारे पिताजी भी कृषि करते हैं, तो हम लोग कृषि पर आधारित हैं। ठीक, स्वतंत्रता पश्चात देश के सामने मुख्य चुनौती यह खड़ी हो गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उचित मात्रा में आहार कहाँ से प्राप्त हो, मतलब खाने के लिए भोजन सर कहाँ से लाएं, क्योंकि कृषि के लिए सीमित भूमि और आय के बहुत सीमित उपलब्ध थे, और इसी सीमित भूमि में प्राप्त इकाई उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू हुआ और खाद्य पदार्थों के वांछित गुण वाले जीनों का चयन करके तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से नई किस्मों को तैयार किया गया। इससे खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इस दौरान एक क्रांति का क्या हुआ सर, विकास हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक, हरित क्रांति खाद्य आपूर्ति के साथ साथ, ये हेडिंग नहीं है बल्कि पॉइंट है, हेडिंग नहीं पॉइंट है, साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और भारत में खाद्य आपूर्ति के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भारतीय विकिरण अनुमांशिकी के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न डाल सकते सर ग वाला, क्या यहाँ पे करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप क्या समझते हैं,
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता क्या है और इसका उदाहरण देना है। तो सबसे पहले जानते हैं भैया होता क्या है। तो जीवाणु इकोलाई से वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए। जो ई कोलाई जीवाणु था, उसे 2 एंजाइम पृथक किए गए। कब? 1963 में। कौन कौन से? पहला, जो कि ई कोलाई में जीवाणु भोजिक वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें एक डीएनए से मेथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा डीएनए को काटता है। मतलब कि एक एंजाइम हमारा डीएनए को मेथिल से जोड़ने का काम करता है, दूसरा बी से काटने का काम करता है। एक बाप के 2 बेटे, एक सर जी परिवार को जोड़ेगा, दूसरा तोड़ देगा, वही है। ठीक। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। यानी जो डीएनए को काटता है उसी एंजाइम को क्या कहते हैं हम सर जी? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की परिभाषा समझ में आई ना? समझ गए कि भैया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। क्या होता समझ में आया ना? कि जीवाणु इकोलाई से वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए। पहला, जो जीवाणु इकोलाई था उसमें पहला डीएनए को मेथिल से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, दूसरा तोड़ने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोले भैया? उसको हम लोग बोले यहाँ पे सॉरी, जो तोड़ने का काम करता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट बना के लिखेंगे कि विषाणुओं के डीएनए को काटने वाले एंजाइम को निम्नलिखित कारणों से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया। मतलब जो विषाणुओं से डीएनए को काटता है इस एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहा जाता है? क्या क्या कारण थे? तो 3 मुख्य कारण थे। पहला, रिस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि यह विषाणुओं के डीएनए को काटकर इनकी वृद्धि एवं इनका गुणन रोक देता है। दूसरा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह डीएनए का विघटन करता है। और तीसरा, एंडोन्यूक्लियस इसलिए क्योंकि यह नाभिकीय अम्ल को सिरों की ओर से नहीं अपितु बीच से काटता है। ठीक। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है। क्या है घ वाला? जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं, उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो भैया जो जलीय पौधे होते हैं वह अपने वातावरण के अनुकूल कैसे होते हैं इसको बताना है। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं सर, जलोद्भिद पादपों में आकारिकी एवं शारीरिक अनुकूलन। हालांकि आप खुद से कर लेना, पेपर में मिल जाएगा। अगर सिंपल आपको लग रहा है तो इसको कर लेना, नहीं तो आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कि जलीय पौधे वाला ये मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, इसको आप खुद से कर लेना। अगला मैं यहाँ पे छठा का क करा रहा हूँ सर। क्या यहाँ पे का वाला? जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए और इनके संरक्षण के उपाय लिखिए। भैया जैव विविधता के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं और इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं ये बताना है। तो जैव विविधता के 3 घटक होते हैं। पहला, अनुवांशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता एवं तीसरा पारिस्थितिक विविधता। तो जैव विविधता के 3 घटक, पहला अनुवांशिक, दूसरा जातीय और तीसरा क्या होता है? पारिस्थितिक। पारिस्थितिक मतलब होता है परिस्थिति के आधार पर। मतलब कि देखिएगा, पहला क्या है? अनुवांशिक। अनुवांशिक तो समझिएगा। अच्छा, विविधता होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने 2 बॉटल यहाँ पे लिया है, मेरी बात तो बहुत ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि बायोलॉजी भी सिंपल से पढ़ाएंगे ताकि पेपर में छापू। मेरे पास सामने 2 बॉटल रखे हैं, ये तो नाम तो बॉटल ही है, बट ये सर अलग अलग है। पहला क्या है? हाँ गुरुदेव कैसा है? हाँ दब रहा है, यानी गुरुदेव क्या? लूज है। दूसरा टाइट है, ठोस है, दब नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? परिस्थिति के आधार पर, दबाने के आधार पर। पहला दब गया, दूसरा दब नहीं रहा है। ये क्या हो गया? परिस्थिति के आधार पर। दूसरा जाति। जाति गुरुदेव है कौन सा जाति है? ये प्लास्टिक है, ये का है? लोहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब होता है कि भैया अंदर का रख सकते हैं। एम में पानी रखते हैं, एम में पानी रखते हैं। एम में गर्म पानी ज्यादा रखते हैं, पिघल ही जाए, मतलब पिघल जाएगा। हाँ, एम में गुरुदेव गरम का गरम रहे, 3 दिन चाय पीवे बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं बा। समझ में आया क्या? अब विविधता का मतलब होता है दोनों देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? जवाब विविधता हो जाएगा। दिमाग में घुसा कि नहीं बताना। ठीक। अजैव विविधता के संरक्षण के उपाय। अब भैया जैव विविधता मतलब कि जो ढेर सारे अपने
पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के, इनको कैसे बचाया जा सकता है सर, उपाय क्या क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है स्वस्थानीय संरक्षण? स्वस्थानीय का मतलब जहां है वहीं पर उनको बचा लो। यानी जीवों की विविधताओं को सुरक्षित रखने के लिए मानव निर्मित पार्क, अभ्यारण्य, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। यानी कि इनको कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इन उद्यानों में संरक्षित जंतु पक्षियों में मानवीय हस्तक्षेप करना कानूनी अपराध है और इसके संरक्षित वनों जीवों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना अपराध है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक। दूसरा है अपना क्या है यहाँ पे, यह वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि यह जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से कृत्रिम पारिस्थितिक होता है, जिसमें मुख्यतः जंगली जीवों को संरक्षित किया जाता है। दूसरा है वायु स्थानीय संरक्षण, यानी संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके उन्हें विशेष स्थानों जैसे चिड़ियाघर, जलाशय, वनस्पति उद्यान और बीज बैंक आदि स्थानों पर संरक्षित किए जाते हैं। और यहाँ पे तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जंतुओं के प्राकृतिक आवास का संरक्षण, यानी जंतु विलुप्तीकरण के लिए उनके पार्क, जलाशय और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित रखना चाहिए। और हमारे देश के संविधान में जीवों के संरक्षण, वनों की कटाई पर प्रतिबंध एवं जुर्माने का प्रावधान है, जिनका पालन सख्ती से साथ किया जाना चाहिए। ठीक। और चौथा यहाँ पे सर क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप लोग जंतुओं के शिकार पर नियंत्रण। जंतुओं के अवैध शिकार पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। लाइसेंसधारी व्यक्ति को उचित अवस्था में शिकार की अनुमति देनी चाहिए और यह आवश्यक है कि जीवों के प्रति सहज भाव रखा जाए। ठीक। अगला यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी करिए किस पर, मनुष्य में अनुवांशिक विकार और सेंट्रल डोग्मा, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ठीक। चलिए सबसे पहला सर यहाँ पे क्या है, मनुष्य में अनुवांशिक विकार, यानी कि वे अनुवांशिक समस्याएं जो जीनोम में एक या एक से अधिक असमानताओं के कारण उत्पन्न होता है। वे रोग जो पूरे डीएनए या उनके भागों में विकार उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। अनुवांशिक विकार के लक्षण कौन कौन से हैं देख लेते हैं, प्रकार या कर सकते हैं। उदाहरण डाउन सिंड्रोम, यानी डाउन सिंड्रोम संरक्षण 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र, यानी कि 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण अनुवांशिक रोग होता है, जिसे मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी हो जाती है, यानी कहते हैं। एडवर्ड संरक्षण, यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम संरक्षण को सिंड्रोम बोलते हैं। 18वें जोड़ी में ट्राइसोमी अवस्था होने पर बच्चे की बचने की संभावनाएं कम हो जाती है और बच्चों की मुंह और नचीले जबड़े क्या हो जाती है, छोटे हो जाते हैं। अगला है पटाउन सिंड्रोम, यानी सामान्यतः 13वें जोड़े ऑटोसोम में ट्राइसोमी से पटायु संरक्षण यानी पटाउ सिंड्रोम रोग होता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम, जब लिंग गुणसूत्र मोनोसोमिक होते हैं, अर्थात एक कमी हो जाती है, एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। X0 अवस्था कुल संख्या 45 हो जाती है, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और ये हमेशा महिलाओं में होती है। ठीक। और अगला है यहाँ पे इक्लाइन फेंडन सिंड्रोम, यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी यानी एक गुणसूत्र एक्स की वृद्धि हो जाती है और ये पुरुषों में होता है, अब 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। अगला है सेंट्रल डोग्मा। सर सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसको केंद्रीय डोग्मा बोलते हैं। क्या होता है, तो क्रिक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाओं के एक दिशी संप्रेषण को केंद्रीय डोग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, या सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक संदेशों का संचरण केवल एक ही दिशा में होता है और यह संप्रेषण डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन के अनुक्रम में होता है। इसी को कहते हैं केंद्रीय डोग्मा या सेंट्रल डोग्मा। ठीक। अगला यहाँ पे जैव उर्वरक किसे कहते हैं, खाद्य उत्पादन में इनकी भूमिका का उल्लेख कीजिए भैया। जैव उर्वरक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैविक अवशेषों से को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें पौधे के लिए पोषक तत्व तथा ह्यूमस होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैविक उर्वरक कहलाते हैं। कुछ जीवाणु साइनोबैक्टीरिया जैसे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर आदि जीवाणु एवं नाटिस्टॉक, एनाबिना आदि साइनोबैक्टीरिया स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसे जैव उर्वरक कहलाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे निम्नलिखित दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में यार, अब ये नहीं कि छापते जाना 3-4 पेज छपता जा रहा है गुरुदेव, हम रुक ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से करना है। रेड डाटा बुक पर जीविता। सर रेड डाटा बुक क्या होता है, IUCN द्वारा जारी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जातियों, विलुप्त जातियों, दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है, उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसकी उपयोगिता कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, सबसे पहला
कि संकटग्रस्त जातियों की जानकारी मिलने पर इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। दूसरा, अध्ययन की दृष्टि से विलुप्त जातियों की जानकारी मिलती है। तीसरा, वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या की जानकारी मिलती है। अगला है सर परिजीविता। परिजीविता क्या होती है? जो परपोषी दूसरे जीव के शरीर पर निर्भर रहकर अपना भोजन बनाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, और यह परिघटना परिजीविता कहलाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतःपरजीवी, दूसरा बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी क्या होता है? ये परपोषी शरीर में भीतर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं, और ये अपना जीवन चक्र प्रायः दो माध्यमों पर निर्भर रहकर पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर और दूसरा माध्यम मनुष्य होता है। दूसरा है बाह्य परजीवी। ये जंतु अथवा पौधे के शरीर की सतह से चिपक कर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जोंक, गोजर, जू, खटमल, अमरबेल इत्यादि। अगला यहाँ पे सर विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। विस्तृत उत्तरी मतलब गुरुदेव तगड़े वाले प्रश्न है, 5-5 नंबर के पेपर में छपता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। क्या है? मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए भैया। मादा जनन तंत्र का वर्णन करना है, मतलब कि कुल मिला के अगर वर्णन बोल दे तो चित्र भी बनाना है, इसके बारे में पूरा लिखना भी है। कभी कभी लिखता है सचित्र वर्णन कीजिए, कभी कभी अगर बोल दे कि बस चित्र बनाइए, रेखांकित चित्र बनाइए, तो बस आपको चित्र बनाना है, बट इसमें पूरा लिखना है। तो देखिएगा, ये भैया योनि है, ये अपना ग्रीवानाल है, ये गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय है। और दो जोड़ी क्या पाए जाते हैं भैया? अंडाशय पाए जाते हैं, जिसे हम लोग डिम्ब ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या होता है भैया? ये अपना स्तमस होता है, जिसको हम लोग अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं, इसको हम लोग कीपक बोलते हैं ये। और ये झरलरी होता है, सेम टू सेम इधर होता है, दैट्स ऑल मैटर। ये देख लो भैया, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए होता है क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे मनुष्य में मादा जनतंत्र एक जटिल प्रणाली है जो प्रजनन की प्रक्रिया को संभव बनाती है, और यह तंत्र अंडाणुओं का उत्पादन, निषेचन, भ्रूण का विकास और बच्चों के जन्म लेने के लिए आवश्यक सभी अंगों से बना होता है। मादा जनतंत्र के प्रमुख अंग क्या क्या है? तो सबसे पहला जो अंग होता है वो अपना होता है सर जी अंडाशय। एक एक करके याद कर लेते हैं। ये जोड़ीदार अंग उदर गुहा में स्थित होते हैं। अंडाशय अंडाणु का उत्पादन करते हैं और महिला हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करते हैं। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका। ये दो लंबी पतली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं, और निषेचन प्रक्रिया आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ठीक। अगला है गर्भाशय, यानी कि बोले तो यूट्रस। ये क्या होता है? यह एक खोखला नाशपत्ती के आकार का अंग है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय की दीवार मांसपेशियों से बनी होती है जो गर्भावस्था के दौरान फैल सकती है। अगला है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय क्या होती है? गर्भाशय का निचला भाग होता है जो योनि में खुलता है, विजाइना में खुलता है, और गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय के बाहरी संक्रमण से बचाता है और शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने की अनुमति देता है। लास्ट वाला है सर जी यहाँ पे विजाइना। ये क्या होता है? यह एक मांसपेशियों वाली एक नली होती है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहरी जनांग तक जाती है, और योनि शिशु के जन्म का मार्ग भी होती है। भैया मादा जनतंत्र के कार्य क्या क्या है? तो सबसे पहला अंडाणु का उत्पादन करने में, यानी कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, और दूसरा निषेचन यानी शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं, और यूनज का क्या करता है भैया? ये अपना विकास करता है। ठीक। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या भैया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भ्रूण का विकास करने में यानी निषेचित अंडाणु गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण के रूप में विकसित होता है। फिर गर्भावस्था यानी गर्भाशय से भ्रूण का विकास होता है और गर्भावस्था पूरी होती है। प्रसव, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया जो होती है प्रसव कहलाती है। अब भैया इसके लिए महत्वपूर्ण हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो होता है यह महिलाओं के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। मतलब कि देखते हैं कि भैया उनको ये चेहरा एकदम क्लीन होता है महिलाओं का, तो वो किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये हार्मोन गर्भाशय की दीवार को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। तो ये रहा आपका क्लास 12th इंग्लिश बायोलॉजी सर जी, तगड़ा वाला एकदम पेपर सोल्यूशन पूरा मैंने दिया है। ठीक है ना? गेस्ट पेपर आप सभी के लिए आप लोग तैयार करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब पीडीएफ जो देखिए, जो आपके गेस्ट पेपर तगड़े वाले पीडीएफ वो हमको महाभारत बैच में मैंने दिया है, यहाँ से पढ़ लिए, महाभारत बैच में चले जाइए, वहां पे पीडीएफ पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कसम से तैयार हो जाए। कितना लिखेंगे? सबसे सिंपल भाषा में करवाया है। ठीक ना? तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।